जम्मू भाई, महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा उदाहरण मैं मानता हूँ बीजेपी के फेल्योर का। बीजेपी ने जितनी कोशिशें की जा सकती है, जितने तरह के सारे साम दाम दंड भेद चार ही है, उसके आगे भी कुछ अगर हो है तो सब बीजेपी ने आजमा लिया। लेकिन बीजेपी के लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और अभी शिवाजी की मूर्ति में जिस तरह से 3600 करोड़ का मामला है, अब उसकी क्या जांच होगी? 3600 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? मूर्ति हवा की वजह से गिर गई। बड़ा अच्छा उद्धव ठाकरे ने कमेंट किया है कि कोश्यारी जी जो यहाँ के राज्यपाल थे, हवा से उनकी टोपी नहीं उड़ी, शिवाजी की मूर्ति उड़ गई। ये बीजेपी का जो है सारा जितना मोदी जी ने पोटली में बांधा था, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, काला धन, फलाने को जेल, चिल्लाने को वहां, सबके जेब में 15-15 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी, तो तमाम जो है सबसे ज्यादा ढहा है। हालांकि परिणाम दर्दनाक जो है उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी मैं ज्यादा दर्दनाक मानता हूं महाराष्ट्र में जो परिणाम आए। लेकिन इनके पास, इनको अभी भी लग रहा है कि हमने बड़ा तीर मार दिया, हमने उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया, हमने शरद पवार को तोड़ दिया। लेकिन जो ये जो मूर्ति शिवाजी की गिरी है, उसका बहुत खामियाजा मुझे लगता है भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। और क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में कोई रास्ता है? और ये जो जाति जनगणना है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और मुझे लगता है इससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है बीजेपी को। धनंजय भाई, ऐसा है कि 18वीं लोकसभा के परिणामों के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी वो बीजेपी और आरएसएस के अंदर है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक बार सरकार में आने के बाद ये बहुत जल्दी अलोकप्रिय हो जाएंगे। और जो पिछले 60 साल 70 सालों से जिस हिंदुत्व का और हिंदू परिवार का एक ताना बाना उन्होंने बुना, आरएसएस ने, जहां विभिन्न जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज में जात या एक प्रकार से कह लो कि अलग अलग तबका, चाहे वो ओबीसी हो वर्ण, या वर्ण उसको वर्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण जिसको अक्सर कहते रहते हैं। हाँ, चातुर्वर्ण में, लेकिन बुनियादी तौर पर ओबीसी और दलित जो अपनी आइडेंटिटी के साथ, नहीं तो वो तो वो, समुदाय हो गया। हाँ, प्रवर्ग बोले तो समुदाय कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो अपनी जात की आइडेंटिटी कहो या समुदाय की आइडेंटिटी के साथ वो जो जीता था, और उसमें एक समझ उसकी थी कि हम पिछड़े हैं, और पिछड़े हमको किसी और ने नहीं, इसी जाति व्यवस्था ने या वर्णवादी व्यवस्था ने या ब्राह्मण ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जिसको कहते हैं हम, ब्राह्मणवाद के वजह से हम पिछड़े हैं या वंचित हो गए हैं। ये उसकी सामाजिक चेतना का हिस्सा था। उसमें से बाहर निकालने का जो काम जिस शिद्दत से की गई आरएसएस के माध्यम से, कि भाई आपकी असली पहचान तो हिंदू है। आप भले ही किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति के हो, आप बुनियादी तौर पर हिंदू है। और हिंदू है इसलिए हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। और ये परिवार को आज सबसे बड़ा खतरा मुसलमान से है। इस प्रकार के ताना बाना जो बुना गया, और फिर उसको और मजबूती देने के लिए मंदिर का मसला है, हिंदू मुसलमान का मसला है, जनसंख्या का मसला है, ये सब तो खड़ा किया गया। लेकिन वो अंदाज नहीं लगा पाए वो कि सरकार बनाने के 10 साल में हमारे सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा कि हमने जो जाल बुना था वो इतनी जल्दी तार तार हो जाएगा, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की। और दूसरी तरफ इन 10 सालों में जिस हिंदू हित की राजनीति की बात बीजेपी ने कही,
उनके पास पिछले 10 साल में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बन पाया जिससे कि हिंदुओं को ऐसा लगे कि ये पार्टी के शासनकाल में हिंदुओं का उद्धार हुआ है। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल में अगर कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं जीने का संकट, वो हिंदू समाज में ही हुआ। भाई नोटबंदी का परिणाम हो, जीएसटी का परिणाम हो, ये किस पर हुआ? क्योंकि बहुसंख्यक समाज है तो संख्या में ज्यादा जो समाज होगा उस पर ज्यादा होगा। तो और 10 साल में हुआ ये कि भाई आपने देश के तमाम संसाधनों को, देश का जो उद्योग है उसको आपने अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया। तो इसलिए एक तरफ आप हिंदुओं को कुछ दे नहीं पाए और दूसरे तरफ ये जो आइडेंटिटी वाली जो पॉलिटिक्स है वो एकदम से जब जाति जनगणना की बात आती है तो वो टूट जाता है। इसीलिए बेचैनी उनमें बहुत ज्यादा है कि इसको अब हम कैसे रोक सकते हैं, वापस हम आम हिंदुओं का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मतलब ये भी तो आज़ाद हिंदुस्तान में के बाद पहली बार, या आज़ाद भारत के बाद भारत में पहली बार जुमलों की सरकार, इसके पहले जुमलों की सरकार कभी होती नहीं थी। इतनी सारी उन्होंने अपनी कल्पकता का इस्तेमाल करके इतने सारे जुमले गढ़ दिए, अब जुमले बचे भी नहीं जिनसे लोगों को थोड़ा सा भावनिक रूप से प्रभावित कर ले। तो जुमले खत्म हो गए। तो इसीलिए अब बीजेपी के सामने ये संकट है कि अर्थव्यवस्था में उन्होंने जो रास्ता पकड़ा क्रोनी कैपिटलिज्म का, मतलब यानी वो अब वो शब्द आपत्तिजनक होगा या नहीं होगा, अमिताभ भाई बताएंगे, मनोज भाई, नंगा पूंजीवाद। कोई आपत्तिजनक नहीं। मतलब वो क्रोनी कैपिटलिज्म का मैं हिंदी शब्द बहुत दिनों से तलाश रहा था, तो आज आपके इस चैनल में अचानक वो स्पॉन्टेनियसली मुझे हिंदी भाषांतर उसका मुझे ऐसा लगा कि नंगा पूंजीवाद। अब नंगा पूंजीवाद में तो आम आदमी का भला होना नहीं है, आम आदमी को कोई राहत उसमें मिलनी नहीं है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा दोहन होना है। जम्मू भाई एक सेकंड, हमारे यहाँ कहावत है कि नंगे से भाई भगवान डरता है, इंसान क्या हाँ चीज। हाँ हाँ, नंगे से खुदा डरता है। तो ये तो है, लेकिन अब नंगा पूंजीवाद जो है वो तो मतलब बड़ा उसमें तो कोई आम आदमी की जगह ही नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी है ना, अचानक इस देश के अंदर आजादी के बाद की जो विषमता है, आज जिस प्रकार की विषमता इसके पहले नहीं थी, आज जितनी बेरोजगारी है इसके पहले नहीं थी, आज जितनी गरीबी है इसके पहले नहीं थी। तो ये जो पूंजीवाद के अंदर जो विरोधाभास होता है कि आप चाहे कितने भी अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती की दुहाई देते रहो, ट्रिलियंस की बात करते रहो, निवेश की बात करते रहो, करोड़ों अरबों की बात करते रहो, लेकिन उस रास्ते से जो बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उस बाय प्रोडक्ट में समृद्धि नहीं है, समता नहीं है, उसमें गरीब अमीर के बीच की खाई कम नहीं हो रही, वो तो ठीक विपरीत हो रही। अगर संपत्ति बढ़ रही है तो फिर गरीबी क्यों बढ़ रही भाई? संपत्ति अगर बढ़ रही है तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? संपत्ति अगर बढ़ रही है तो विषमता क्यों बढ़ रही है? तो ये जो नंगा पूंजीवाद का जो रास्ता अपनाया 10 साल में, तो उसने उसके नतीजे बता दिए। तो इसीलिए लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के सामने संकट ये है कि अगर विधानसभा के चुनाव, खास करके बड़े राज्यों में, खैर किसी भी राज्य के चुनाव में अगर हार है तो हार तो है ही, लेकिन बड़े राज्यों के हार ये राजनीति को प्रभाव करते हैं। तो बीजेपी आज परेशान ये है कि आम जनता में उस पार्टी को लेकर जो अविश्वास का वातावरण है, हम छले गए, अब इनके पास लफाजी के सिवा और कुछ बचा नहीं है।
नागपुर की भाषा में फोकनार लोग हैं ये। अब इन अब फो, अब इनके फोकनार फोकनार, मतलब खाली लोग है, खाली डब्बा खाली बोतल, ये मतलब लोग कह डमरू रहे हैं यार। बजा रहे हैं जिसको कहते हैं, हाँ, कुछ है ही नहीं। फोकल है, खोखा फोकल। है, हमारे उसको बोलते हैं खोखा है। हाँ, तो ये अब इनकी फोकनाड़ी जो है ना, उससे लोग एक प्रकार से लोगों की समझ बनी है कि अब इनके पास कुछ है नहीं। ये बीजेपी भी समझ रही है, आरएसएस भी समझ रही है। तो फिर अकलमंदी क्या है? अकलमंदी यह है कि अगर सब कुछ खो भी गए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन अपना जो कोर बेस है वो हम ना खोए। और इनका जो कोर बेस है वही जहरीला है, वही नफरती है, वही हिंदू मुसलमान वाला है। क्योंकि जिस दिन बीजेपी आरएसएस का ये जो कोर बेस है, इनके इसमें थोड़ी सी अकल आने लग जाए, तब तो वो दिन आ जाएंगे 1950 के पहले के, 60 के पहले के, जिनके चार लोग सिर्फ कुछ ऊंची जातियों के लोग शहरों में या गांव में थे और बाकी उनके साथ कोई नहीं दिखता था। तो ये अभी जो संघर्ष है बीजेपी आरएसएस का, वो बुनियादी तौर पर पिछले 50 वर्षों में जिस नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके जो एक कोर बेस बनाया कट्टर हिंदुत्व का, वो बेस को बचाने की अभी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए वो भयभीत है, दे आर सो अफ्रेड टू फेस द कमिंग विधानसभा इलेक्शंस, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कल जाके कलकत्ता, बंगाल, मतलब ये सारे जो राज्य है, अगर ये राज्य उनके हाथ से निकल जाए तो बीजेपी टूट जाएगी। ये जो जो दादागिरी कह लो या अजगर जिस तरीके से निगल लेता है, तो पूरी पार्टी को जिस तरीके से दो लोगों ने निगल लिया है, वहां पर फिर जबरदस्त तरीके से सरकुटंबल होने वाला है। और अब जो है, लोग बोलने वाले हैं। और जितने बाहर से आयातित इनके नेता उता थे, सब एक एक करके खिसकने लगेंगे। देखिए, इसकी एक शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से। जी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे जो खास करके राष्ट्रवादी के लोग बीजेपी में चले गए, वो अब जो है वो वापिस अपने घर लौटने का मन, क्योंकि देखिए, ये सब सत्ता का राजकारण करते हैं, इनको हवा का रुख बहुत जल्दी समझ में आता है। हम और तुम विश्लेषण करते बैठे रहते हैं, लेकिन हवा का रुख इनको समझ में आ जाता है कि अरे अगले चुनाव में अपना क्या होने वाला है। पानदान अगर बजना है अपना, तो समझ जाते हैं कि पहले गली कौन सी है जहां पर अपनी है गाड़ी को हैंडल को मोड़ लो। तो इसके लिए महाराष्ट्र में तो हर रोज खबरें हैं। और इस वजह से मुझे जो लगता है कि बीजेपी अब उसके उसके आर्थिक जो नीति है, उसमें इस देश के अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, इस देश के नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं है। भाई, उन्होंने तो अभी जो नया मॉडल लाया है कि 500 कंपनियां जो है वो अप्रेंटिसशिप रखेगी और स्टाइफंड सरकार देगी। ये तो गजब हो गया भाई। अच्छा, स्टाइफंड भी देंगे, किमान वेतन से आधा। मतलब अब इस देश के नौजवानों से उतना ही उत्पादन कराया जाएगा जितना कि पहले होता था, लेकिन अब उसकी रोजी आधी। तो ये जो मॉडल है, अग्निवीर के बाद ये मॉडल उन्होंने जो लाया, इससे जम्मू भाई मतलब क्या है, बीजेपी जम्मू जो भाई है। क्या है, जम्मू भाई आप तो नागपुर में रहते हैं, संघ के लोगों से ज्यादा मिलते होंगे। संघ के लगभग लोग वो उसी मान्यता में जी रहे हैं आज से 1000 साल पहले, उससे निकले नहीं। खाली वो विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिमाग में वही बैठा हुआ है। वो जाति भेद चाहे हो, चाहे समाज को लेकर के हो, चाहे स्त्रियों को लेकर के हो, चाहे पूंजी को लेकर के हो, या काम काज को लेकर के हो। अरे यार काम करो यार, काम नहीं मिल रहा है तुमको, काम मिला तो तुम अब कम पैसा मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है,
तो हमारा जो है पेंशन कहाँ चला गया, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं, देखो कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, ये भाषा है इनकी। लेकिन जिस मध्यम वर्ग ने इस बीजेपी को स्थापित किया है, उस मध्यम वर्ग की आज हालत, यानी खास करके जो नौकरी पेशा सरकारी, भाई मध्यम वर्ग दो हिस्से में है। एक जो सरकारी नौकरियों में आए और वेतन आयोग वगैरह मिला, उससे एक जो एक स्थायी सुरक्षित मध्यम वर्ग जो निर्माण हुआ, और दूसरा मध्यम वर्ग बाजार ने भी निर्माण किया। तो ये जो मतलब सरकारी कर्मचारियों में से जो मध्यम वर्ग आया, उसकी तो हालत बुरी है, क्योंकि उसको 90 में सपना दिखा दिया गया था कि तुम सबका मत सोचो, तुम्हारे बच्चे के लिए सिर्फ चांद में जो है आरक्षण हो गया है सीट का। तो फिर वो एजुकेशन लोन और ये पूरे उसमें उसका जो सपना था, अब मैं घर बना लूंगा, लेकिन उस घर के पहले एक नया सपना आ गया कि बेटा तो सीधा जाने वाला है चांद पे। तो फिर पूरा उसने घर बांधना जो है उसको टाल कर उसकी पढ़ाई में लगा दिया। और बाद में पता चल रहा है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही, जो मिल रही है इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल में सुपरवाइजर की मिल रही है 20,000 वाली। और पहले दौर में जितने चले गए थे आईटी ओईटी में, वो तो चले गए, वो तो ठीक है, किसी भी संक्रमण में जो पहला जो जनरेशन होता है उसको लाभ मिल जाता है। तो वो जो है न बच्चों की ठीक से शादी करवा पा रहे हैं, हर चीज जो है लोन से ही ले रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इधर हेमू रिटायरमेंट भाई, होते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, ये जो ठीक है। पूरा मध्यम वर्ग है बीजेपी का, उसमें का जो उच्चवर्णीय मध्यम वर्ग है, वो वही कोर है बीजेपी का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही कोर। अभी और इन सब बिल्कुल ये कोर को बचाने की, मतलब मतदाताओं में से कोर और जातिगत ढंग से, वर्ण के ढंग से जो कोर है, उस कोर को बचाने का अब वो संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास अब कोई मैदान बची नहीं है। जी।